हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, जिसमें क्या है आपको 5 वीडियोज़ अब तक मिल चुके होंगे, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक जो थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका ये 6 नंबर का वीडियो है थ्योरी क्लास का, और 3 क्लासेज आपको मिल चुकी है किसकी, पीवाईक्यू की। तो इस तरह से अपनी ये क्लासेज हो चुकी हैं। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट और वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल का नाम भी क्या है, अपने चैनल के नाम से ही है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आरपीएससी तरंग के नाम से, जिस पे आपको ये सारी पीडीएफ शेयर की जाती है और क्लास का अपडेट दिया जाता है। तो चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं, अपना रिवीजन शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में देखते हैं। देखिए एक बार, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जवाहरलाल नेहरू को, देन हम पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर को। किसको पढ़ेंगे, भीमराव जी को पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे मौलाना आज़ाद, और लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे पढ़ना है। तो इस तरह से ये अपने 4 जो नेता हैं वो यहाँ पे हम एंड करेंगे, मतलब इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने पास में एक ही बचेंगे, जो कि कौन है, महात्मा गांधी जी। अब इस तरह से हमने क्या है, इनको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि गांधी जी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, इसलिए गांधी जी को एक क्लास पूरी डेडिकेटेड देनी पड़ेगी। और फिर आपके बचेंगे क्या, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन वाले जो 3 नाम आपको दिए गए हैं वो सब हम पढ़ लेंगे, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट आपका जो है हिस्ट्री का, ये वाला इंडियन वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं अपन थ्योरी की, उसके बाद में सबके क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को हुआ और इलाहाबाद में हुआ। तो ये इलाहाबाद में हुआ। मृत्यु जो है इनकी 27 मई 1964 को हो गई। पिताजी का नाम था इनके पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि कौन थे, इलाहाबाद के प्रसिद्ध एक वकील थे। माता के नाम इनके था स्वरूप रानी, पत्नी का नाम इनके क्या था, कमला नेहरू। और इनकी शादी 1916 में हुई थी, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। और फिर इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी जो थी जवाहरलाल नेहरू की ही पुत्री थी। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा के बारे में। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंग्लैंड में हुई थी और हैरो के स्कूल में हुई थी। और फिर बाद में क्या है, इनकी एजुकेशन जो थी इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, और विज्ञान में क्या किया, इन्होंने स्नातक भी किया। और बैरिस्टर मतलब वकील की डिग्री इन्होंने कहाँ से ली थी, तो वकील की डिग्री करने के लिए गए थे लंदन। तो इस तरह से इन्होंने पढ़ाई की थी, और पढ़ाई इनकी हुई थी 1905 से लेकर 1912 के बीच में। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखें। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा कब बने, तो बांकीपुर मतलब बांकीपुर में बने, और 1912 में। अब बांकीपुर कहाँ आता है, तो ये बिहार में आता है, और बिहार में भी पटना में। अब इस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे इस टाइम पे, RN मुदोकर। कौन थे, RN मुदोकर थे। और ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या बने थे, यहाँ पे हिस्सा बने थे बांकीपुर अधिवेशन का, मतलब। और 1912 में बांकीपुर कहाँ पे, बिहार पटना में। और 1913 में क्या किया, इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अभी तो यहाँ पे हिस्सा बने थे, फिर सदस्यता ग्रहण कर ली इन्होंने 1913 में। फिर क्या हुआ, 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी वकालत जो कर रहे थे ये वो छोड़ दी। और वकालत छोड़ के क्या कर दिया इन्होंने, पूर्ण रूप से राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में शामिल होने का फैसला कर लिया, और पॉलिटिक्स में ये शामिल हो गए। फिर 1921 में क्या हुआ, ये पहली बार जेल गए। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लर हो दिख रहा होगा, तो इसके लिए परेशान ना हो, मैं जैसे बोल रही हूँ वो आप सुने और अपने आप नोट करते जाएं। ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और ये कब से कब तक रहे, तो 15 अगस्त
1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक ये यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे। तो ये हमने बात कर ली, 17 साल लगभग ये क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पे रहे। फिर 1924 से लेके 1926 तक के बीच में क्या हुआ, जवाहरलाल जो नेहरू थे, इन्होंने इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में क्या किया, कार्य किया। ये अध्यक्ष इसके रहे, किसके, इलाहाबाद नगर निगम के। अब ये कैसे याद रहेगा कि इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में ही हुआ था। तो ये इलाहाबाद जो नगर निगम थे उसके ही क्या रहे, हेड रहे। और 1924 से 1926 तक रह गए, मतलब 2 साल तक। फिर 1927 में क्या हुआ, 1927 में कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ, बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। और उसमें क्या किया, उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवादी के विरोध में क्या हुआ, आयोजित उत्पीड़न जाताओं का ये सम्मेलन था ये। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे गए थे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1927 में ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में था, मतलब बेल्जियम में है, वहाँ पे साम्राज्यवादी विरोधी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल हुए। उसके बाद में क्या हुआ, ये तो बात हो गई 1927 की। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। और ये अपने जीवन काल में क्या है, 3259 मतलब 3259 दिन जो ये जेल में रहे थे, मतलब लगभग 9 वर्ष के लिए ये क्या है, जेल में गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अल्मोड़ा जेल से इन्होंने अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और अहमदनगर जेल से जो है इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है इनकी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, यहाँ से लिखी, अहमदनगर जेल से। और अल्मोड़ा जेल से इन्होंने लिखी एन ऑटोबायोग्राफी। और इनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके स्वास्थ्य वर्धन हेतु क्या है, ये मार्च 1926 से दिसंबर 1927 तक क्या है, स्विट्जरलैंड में रहे। फिर क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन था 31 दिसंबर 1939 को। क्या हुआ, आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तिरंगा झंडा फहराया। और लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, कांग्रेस सम्मेलन में ये मतलब कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके हेड कौन रहे थे, खुद यही रहे थे। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जिसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसमें ये क्या है, इन्होंने मतलब ये यहाँ पे हेड रहे थे। तो पहली बार अध्यक्षता भी इन्होंने इसी की थी। तो ये लिखा हुआ है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की। और कुल 3 बार ये क्या है, अध्यक्षता यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन की कर चुके थे, मतलब की थी इन्होंने। तो लाहौर अधिवेशन की 1929 में। फिर उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ, जो कि 1936 में हुआ, इसके भी ये हेड रहे। फिर फैजपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था ये हुआ था 1937 में। तो इन तीनों के क्या रहे थे, ये हेड रहे थे। तो 3 बार इन्होंने कांग्रेस के सेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये आपको याद हो गया कि 3 बार तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो थे कितनी मतलब इनको कितने साल की जेल हुई थी, तो लगभग 9 वर्ष की इनको जेल हुई थी। तो इसके बाद में देखते हैं इनके उपनाम, जो कि है भारतीय विदेश नीति के जनक, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही, पंचशील सिद्धांतों के जनक। तो ये सब आपको क्या है, याद में रखने हैं। और फिर क्या हुआ, 1937 तक की बात कर ली यहाँ पे। फिर 1938 में क्या हुआ, नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र था, जो कि इंग्लिश में आता था, वो प्रकाशित किया। और 1938 में ही क्या हुआ, 1938 में ही गठित हुई थी एक राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्या गठित हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित हुई थी। इसके भी ये क्या रहे थे, हेड रहे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आगे चलते हैं अब। और चाचा नेहरू जो थे, इस मतलब ये चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके नाम के आगे चाचा लगा दिया था। तो चाचा नेहरू के नाम से ये बड़े प्रसिद्ध थे। और इनके जो जन्म दिवस आता है 14 नवंबर को, उस दिन क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको सभी को पता होगा, आपके स्कूल्स में भी मनाया गया होगा।
फिर बात करते हैं हम 1947 की। तो 1947 में क्या हुआ, 14 और 15 अगस्त की जो रात थी, मतलब उसमें आधी रात में क्या है, इन्होंने भाषण दिया। और भाषण जो था किस टॉपिक पे, मतलब क्या दिया, तो ये था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी पे इन्होंने भाषण दिया था। कब, 1947 में। तो ये आपको याद रखना है, ये आरपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है, मतलब आरपीएससी नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो आगे भी आपको भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखें। अब इनकी एक बुक आती है विश्व इतिहास की झलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये कब प्रकाशित हुई, तो ये हुई 1934 में प्रकाशित। और इसमें क्या था, इन्होंने जो अपनी पुत्री जो थी इंदिरा गांधी, उनको लिखे 176 पत्रों का संकलन यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। 1934 में ये पब्लिश हुई। और 27 मई 1964 को दिल का दौरा, मतलब हार्ट अटैक आने से क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले क्या किया इन्होंने, एक और यहाँ पे काम किया। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, संविधान सभा में क्या किया, संविधान सभा में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पे इन्होंने पेश किया, पारित नहीं सॉरी पेश किया यहाँ पे। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 1964 में ये देखना है। और फिर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, इन्होंने एक कथन दिया था, जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था, जो कि आप ध्यान से सुने। तो ये इनका कथन था, गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है और इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे गुट निरपेक्षता शब्द याद रख लें, इससे आपको ये कथन याद रह जाएगा। वापस बोलती हूँ, आप लिख लें, गुट निरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। तो ये कथन इन्होंने कहा था। तो ये बात यहाँ पे हुई। अब आगे देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। और इनका समाधि स्थल जो है वो कहाँ पे था, तो शांतिवन में था। तो ये बात हो गई। और 1955 में जो है इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। अब इनकी पुस्तकों की बात कर लेते हैं। तो इनकी पुस्तकों में आती है एक तो टुवार्ड्स फ्रीडम, इसका हिंदी मतलब है आज़ादी की ओर, और ये था अमेरिकी संस्करण। सेकंड बुक आती है इनकी, तो इसका नाम है विजिट टू अमेरिका। देन आती है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर इन्होंने 1929 में प्रकाशित किया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी 1944 में इन्होंने अहमदनगर जेल से लिखा था, ये हमने पहले भी देख लिया। फिर एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब मेरी कहानी जो है इन्होंने लिखी थी। और ये कब लिखी थी, तो ये इन्होंने लिखी थी 1936 में। और कौन सी जेल से, तो ये भी इन्होंने लिखी थी अल्मोड़ा जेल से, ये हमने देखा। और ये लिखी थी अहमदनगर जेल से। और फिर यहाँ पे देखें इसके बाद में, तो इनकी एक पुस्तक है हिंदुस्तान और यह विश्व, और सेकंड है हिंदुस्तान में 18 महीने। फिर आती है चीन, स्पेन और यह विश्व, हिंदुस्तान की एकता। तो ये सारी क्या है, इनकी बुक है। ये सारी जो बुक आपको लिखी गई है, ये आरबीएससी की बुक से ही लिखी गई हैं, ढूंढ कर आपके लिए एक साथ में। तो इसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और याद करें। ज़्यादातर तो क्या है इनकी पुस्तकों में हिंदुस्तान शब्द देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 3 में तो हिंदुस्तान हो गया, विश्व भी है, यहाँ है, यहाँ है। और फिर यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे क्या है, अमेरिका है, डिस्कवरी है, बायोग्राफी है, फ्रीडम है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान में रख के क्या है, इनको याद रख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम इनके पीवाईक्यू भी साथ में निपटा लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है, इनके पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति
निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था? ये पूछा है आपसे सेकंड ग्रेड में जीके में 2012 में। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शीत युद्ध समाप्ति हेतु प्रयास, महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का अवलंबन करना और श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। तो हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में, अभी हमने यहाँ पे इनके बारे में देखा था क्या, कि भारत की जो विदेश नीति थी उसके ये जनक थे। तो विदेश नीति शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पे सही कर सकते हैं इस तरह से। तो अब वापस से देखते हैं इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, ताकि आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। तो गांधी युगीन जो स्वतंत्रता संग्राम के महान प्रहरी हैं, या फिर इनको नवीन भारत के निर्माता कहते हैं, और देश के जो ये है प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद प्रयाग में मोतीलाल नेहरू के घर में 14 नवंबर 1889 को हुआ। और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने विश्व में शांति, सद्भाव और सहयोग और सह अस्तित्व, क्या क्या, शांति, सद्भाव, सहयोग और सह अस्तित्व के लिए इन्होंने क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ाद भारत मतलब स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना इनका था। इसके लिए इन्होंने भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील सिद्धांत की इन्होंने क्या की, घोषणा की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख कौन थे? चाई एन लाई ने क्या किया, संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी। इसकी घोषणा पंचशील सिद्धांतों की। तो ये क्वेश्चन आगे बन सकता है कि पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किसने की थी? तो आपको जवाहरलाल नेहरू तो याद रहेगा, लेकिन आपको ये आप वहाँ भूल सकते हैं कि चीन का भी एक था व्यक्ति जो कि तो चाई एन लाई। तो क्या याद रखना है? चाई एन लाई। तो आप सभी में से कुछ लोगों को चाय पीने का बहुत शौक होगा, तो आप याद रख सकते हैं कि नेहरू जी के लिए चाय लाई। तो चाय कहाँ से लाई? चीन से लाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और कितनी लाई? तो 5 चाय लाई, ऐसे याद रखें। तो पूरा आपको इस तरह से याद हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रिक है, आपको मतलब याद रखने के लिए इंस्टेंट ये तरीका आपको बताया जा रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको ये अच्छा लग रहा है या फिर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की अफ्रीका नीति का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन। तो भारत की जो अफ्रीका नीति थी इसका निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर भी अपने हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित नेहरू जो थे एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों की एकता के प्रबल समर्थक थे। एशिया राष्ट्रों की एकता बनाए रखने के लिए इनकी पहल पर मार्च 1947 में नई दिल्ली में क्या हुआ, एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जो दूसरा सम्मेलन था वो इंडोनेशिया के प्रश्न पर जनवरी 1949 में दिल्ली में आयोजित किया गया। नेहरू ने 1955 के बांडुग सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं जल्दी से। जो नेहरू थे वो क्या थे, एशिया और अफ्रीका 2 जगह थी। उनके राष्ट्रों की क्या करते थे, यूनिटी बनाए रखने के लिए क्या करते थे, ये प्रबल समर्थक थे। और एशियाई राष्ट्रों की एकता बनाने के लिए क्या हुआ, उनकी पहल पर मार्च 1947 में क्या हुआ था, नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ एशियाई। जो दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो दूसरा सम्मेलन हुआ ये इंडोनेशिया के प्रश्न पर जनवरी 1945 में। हुए दोनों दिल्ली में, एक ये नई दिल्ली, दूसरा दिल्ली लिखा हुआ है। एक हुआ 1947 मार्च में, दूसरा हुआ है जनवरी 1949 में। फिर 1955 में क्या हुआ, बांडुग सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी? ये प्रश्न पूछा है हेडमास्टर की एग्ज़ाम 2018 में। तो कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 अधिवेशन थे जिनकी क्या है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो कौन कौन से हमने देखे थे, एक बार मैं लिख के बताती हूँ आपको। तो पहला तो हमने देखा था लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर वाले की कब की थी, 1929 में। और यहाँ पे क्या था,
इन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या की थी, मांग की थी। देन हमने पढ़ा था लाहौर के बाद में क्या, ल से ही आ जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ वाले की इन्होंने 1936 में। अब आ जाएगा अपने पास फैजपुर। तो फैजपुर वाले की कब की, 1937 में। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो था प्रथम क्या था, ग्रामीण अधिवेशन था। तो इस तरह से क्या है, हमने ये तीनों पढ़े थे। और इसमें भी क्या पढ़ा था कि जो लाहौर अधिवेशन था, इसकी मतलब इसी से क्या है, इन्होंने फर्स्ट बार ये यहाँ पे हेड रहे थे, पहली बार इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो टोटल 3 सेशंस की इन्होंने अध्यक्षता यहाँ पे की थी। तो अब ऑप्शन में देखते हैं हमने अपने को दिया क्या क्या है, तो मैच करते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन की 1916 में, तो 1916 में तो नहीं है, 1936 में है। तो ये अपना रॉन्ग हो जाता है। कराची तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसको बिल्कुल ही काट दें। कलकत्ता भी नहीं है, तो ये भी काट दें। अब बचा लाहौर। तो लाहौर में देखें 1929 में है, ये बिल्कुल सही है। तो अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कराची और कलकत्ता को तो बिल्कुल काट सकते हैं। अब लखनऊ और लाहौर में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको याद रखना है कि 1929 से तो जो है इन्होंने शुरू किया था, मतलब अधिवेशन के ये हेड रहे। तो 29 से पहले का तो आ ही नहीं सकता, इसमें 1916 दिया है, तो इसको हटा दें। तो इससे आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब याद कैसे रखें, तो लाहौर में क्या है, यहाँ पे 3 शब्द है, तो 3 इंटू 3 कर दें। तो लास्ट का वर्ड मतलब सम क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और 3 में से क्या कर दे, 1 कम कर दे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 9 आ जाएगा। और 19 तो सब में लगाना ही है। तो इस तरह से जुगाड़ करके याद रखें। यहाँ लखनऊ में क्या है, 4 शब्द हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 16 में क्या आता है, लास्ट में 6 आता है। और 6 में से क्या कर दें, अब 3 कम कर दें। जैसे यहाँ पे क्या था, 4 था, तो 4 में से यहाँ पे क्या था, 3 था, तो 3 में से 1 कम किया तो 2 आया। ऐसे ही यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1 कम करें तो 3 आएगा। तो 36, तो ये 36 याद हो गया। अब क्या करना है, एक ही तो बचा फैजपुर, तो फैजपुर तो याद हो जाएगा, 1 साल बाद था 37 में। तो इस तरह से जुगाड़ करके आप याद कर सकते हैं, और आपको इस तरह से लंबे समय तक याद रहेगा। एक एक करके आप रटने बैठेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आप ज़रूर इसको भूलेंगे और एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे, इसकी मैं आपसे गारंटी लेती हूँ। और इस तरह से आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा के याद करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और क्या करेंगे, इसको रिवीजन भी बार बार करना पड़ता है। अब मैंने तो आपको एक बार बता दिया, लेकिन आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये कोई मतलब का नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में क्या हुआ, लाहौर के रावी नदी तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसका संकल्प पारित किया गया। और फिर क्या हो गया, 1930 मतलब 1 साल बाद में ही क्या हो गया, 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब, 26 जनवरी 1930 को। उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। तो ये बात हमने कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है कौन 1939 में भारत प्रजामंडल मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे। तो कौन रहे थे अध्यक्ष 1939 से, याद कीजिए। अभी अभी बताया आपको, तो अभी नहीं बताया, सॉरी पहले बताया था। तो भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संख्या किसने दी। तो इसको आप याद रखें कि ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये आप क्या है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संख्या किसने दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार जो है निम्नांकित में से किस भारतीय राजनयिक को माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है। तो ये कौन है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये अपने पास सही हो गया। तो पहला अपना सही है, बाकी सब आप काट दीजिए। तो ये गलत हो गए। अब ये बात भी मैंने आपको बताई थी बोल के, गुट निरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है और इतिहास परिवर्तन एक बड़ी ताकत है। ये कथन किसका था। तो अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये तो अभी अभी पढ़ा था, तो बिल्कुल सही कर देते हैं, पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
तो ये अपने को इस तरह से याद भी हो गया। क्या याद रखा आपने? गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है। क्या क्या है? विचार है, वास्तविकता है, आंदोलन है। 3 शब्द याद रखने एक के बाद में। फिर इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। तो विचार, वास्तविकता, आंदोलन और ताकत, तो ये सब याद रखने हैं। तो ये बात की है जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? किसने पेश किया था? तो ये मैंने आपको बताई थी बात। कब किसने किया था ये तो बताया था। 1946 में किया था। और किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात मैंने बताई थी आपको। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ एक संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो ये पटवार परीक्षा में पूछा है और पीटीआई एग्जाम में भी पूछा है, आगे आपसे भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, इन्हें याद रखें, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इनको तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये भी अपने आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा जो है उसकी संघीय समिति के सदस्य अध्यक्ष भी कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और क्या क्या रहे हैं? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति और संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि संघीय समिति, शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति। तो संघीय के साथ 2 वर्ड याद रखने हैं, शक्ति और संविधान। और राज्य समिति, तो इन तीनों के क्या रहे? ये हेड रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ से लिखी? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। ये लिखी है इन्होंने अहमदनगर जेल से। तो कहाँ से लिखी थी ये? अहमदनगर जेल से लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। एक बुक और बताई थी, मतलब आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी, जो कि इन्होंने लिखी थी अल्मोड़ा जेल से। तो बात करते हैं इस पर। अब भारत की खोज आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को क्या है, इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो कभी कभी क्या करता है, ये ऐसे दे देता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब इसकी जगह इसने क्या दे दिया, भारत एक खोज या फिर भारत की खोज। तो भी इसके लेखक कौन आएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। तो ये बात कर ली। नेहरू जी ने इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा था। तो ये पूछ सकते हैं कि ये बुक किस लैंग्वेज में है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन बाद में इसका क्या किया, हिंदी और बहुत सी अन्य भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया, ट्रांसलेशन कर दिया। 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अहमदनगर के किले में 5 महीनों के अपने कारावास के समय क्या है, नेहरू जी ने ये लिखा। और अपने कैदी जीवन में नेहरू जी ने ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी नामक पुस्तकों की रचना की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था किस भाषण नाम से जाना जाता है। ये बताया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, और कुछ आपको देखने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सही हो गया। ये पूछा था CET 2024 में। तो देखिए CET में भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके तो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम है, तो कुछ भी पूछ सकता है लेवल बढ़ा के। तो क्वेश्चन सारे PYQ तो कंप्लीट करके ही जाएं। इस बुक को ख़रीद लीजिए। ये बुक कितने की आएगी, ये सब आप पूछ रहे हैं भाई बार बार। तो लगभग ये 150 से 200 के बीच की मिल जाएगी आपको ऑफलाइन किसी भी बुक स्टोर पे। इसका जो फ्रंट पेज है वो आप दिखा दें, आपको टेलीग्राम पे है अवेलेबल, तो वो बुक आप लें। और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से आती है दिशा की, तो फर्स्ट ग्रेड वाली ही आप लें। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की भी अलग से आती है, तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं एडिशनल, पर ये फर्स्ट ग्रेड वाली तो ज़रूर लें, क्योंकि इसमें क्या है सारा फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है। जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सारे PYQ इसमें। तो ये अलग अलग बुक स्टोर पे अब क्या है, किसी पे 150 की दे देंगे, किसी पे 170 की, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे आ सकता है। तो परेशान ना हो, इतने के अंडर ये आपकी बुक ये मिल जाएगी आपको। अब इस पे जो प्राइस छपा हुआ है वो तो 499 है, लेकिन ये थोड़ा डिस्काउंट करके इस तरह से आपको मिल जाती है। तो ये बात थी जो आपको बतानी थी। आप क्या है इसके लिए बार बार परेशान हो रहे हैं कि ये बुक कितने की है,
तो ये आप बता दीजिए। तो मैंने आपको ये अभी बता दिया है, तो परेशान ना हो और जब भी आपको टाइम मिले ये बुक ज़रूर खरीदिए। तो अब बात करते हैं यहाँ क्या लिखा है। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू, इनने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। और ये जो बात है ये कहाँ लिखी है, तो कक्षा 12 की बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके पेज नंबर 3 से ये ली गई है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए 12th क्लास की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसके पेज नंबर 3 से डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो बुक है बुक का भाषण जो है वो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अब ये बुक्स क्या है, कोई नहीं पढ़ता है, कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं और हो गया अपना काम। तो कोचिंग के नोट्स में तो क्या है, दे दिया कि इनके पिता ये थे, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनका ये कांग्रेस के इतने अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, पुस्तकों के नाम लिख दिए, इनके उपनाम हो गए। तो बस इतना वहाँ पे होता है, इतना ही बच्चा पढ़ के चल जाता है, एक्स्ट्रा मेहनत कोई करना चाहता नहीं है। तो क्या है, आप आरबीएससी की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या है परेशान होना पड़ सकता है। क्योंकि जो है आरपीएससी अभी जो भी पेपर बना रही है तो वो इन्हीं बुक से बना रही है। तो अगर आपके पास समय है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें खुद से। मेरे से जितना हो रहा है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपके लिए, जितना भी हो रहा है अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश। और जितने भी मेरे ये जो मेरे नोट्स है, ये मेरे सेल्फ नोट्स है, ये बुक से बनाने की कोशिश की गई है और आप सभी को हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं क्या है आपको इनसे यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरे ही नोट्स है, मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं और ये नोट्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, पर आपको क्या है अभी इसकी वैल्यू नहीं हो रही है। आप जब खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए भी और एक नोट्स जो बनाने के लिए भी, शॉर्ट नोट्स बनाना। अब चाहें तो आप जवाहरलाल नेहरू को 10 पेज में भी लिख दें, लेकिन यहाँ पे क्या है अपन ने 2 पेज में पूरा ख़त्म कर दिया है और उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ज़्यादा बढ़ाई मैं अपनी यहाँ पे नहीं करूँगी, जो भी है आपके सामने है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो बात सही है या गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए बेस्ट है नहीं है, या फिर जो भी आपके सजेशन है वो आप दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो मैं सारे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करेंगे तो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी, लाइक करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं ज़्यादा मोटिवेशन से पढ़ाऊँगी। तो उसके लिए परेशान ना हो कि अब लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो पढ़ाएंगी नहीं पढ़ाएंगी मैडम, ज़रूर पढ़ाऊँगी, पर थोड़ा सा क्या है मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बात ये है और कुछ बात नहीं है। तो चलिए अब आपका बिना टाइम वेस्ट करते हो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है प्रसिद्ध भाषण किसने दिया, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसने दिया, तो ये दिया है अपने प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अब ये क्वेश्चन भी देखो, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ लिया एलडीसी 2024 में। तो 2024 में सीईटी में पूछ लिया और एलडीसी में भी पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ की यहीं देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो आराम हराम है का नारा भी दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, तो सेकंड अपना राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू का 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजित समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमने अभी लास्ट में पढ़ा था अपने नोट्स में, और ये पूछा है स्कूल व्याख्याता हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2022 में। तो इस तरह से ये सारे PYQ हमने क्या किए, जवाहरलाल नेहरू के कंप्लीट कर लिए। तो अब हम क्या है जो अब मैं दूसरा जो पढ़ना है आज, दूसरी जो बात करनी है हमें भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में करनी है। तो बाबा साहब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ, और जो 14 अप्रैल है वो आप सभी जानते होंगे कि इस दिन हम क्या मनाते हैं, बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में,
और 6 दिसंबर को हम क्या करते हैं, 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो इनका क्या है, परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है कब, 6 दिसंबर को। और इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था रामजी सकपाल, माता का नाम था भीमाबाई। विवाह इनका हुआ था, प्रथम विवाह हुआ था रमाबाई से, सेकंड बार हुआ था शारदा कबीर से। और इनके उपनाम देखते हैं, उपनाम है इनके महाड़ का महात्मा, हिंदू समाज का लिंकन, दलितों का मसीहा, आधुनिक काल का मनु। आधुनिक काल का मनु जो है आरपीएससी ने पूछा हुआ है, अभी आप आगे देखना जब हम PYQ करेंगे। भारतीय संविधान के जनक या निर्माता, अब जनक का मतलब भी आप क्या होता है, जन्मदाता बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, किसी भी नाम से आपके आ सकता है एग्जाम में। तो ये भी क्या है, आरपीएससी ने एक बार पूछा था, तो ये जो उपनाम है इन्हीं से क्या है क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सारे याद रखें, महाड़ का महात्मा, हिंदू समाज का लिंकन, दलितों का मसीहा, आधुनिक काल का मनु, भारतीय संविधान के जनक या निर्माता। अब आगे बात करें तो सतारा हाई स्कूल के शिक्षक अंबेडकर से विशेष रूप से प्रभावित हुए और एक विशेष छात्रवृत्ति से क्या है, इन्हें अध्ययन हेतु अमेरिका भेजा। और बड़ौदा के जो गायकवाड़ महाराजा थे, कौन थे, सायाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने। तो भेजा किसने था इनको, बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ ने भेजा था। अब याद कैसे रखेंगे, ए से तो हो गया अपने पास अंबेडकर जी, बी से हो गया ये बड़ौदा, तो बड़ौदा के गायकवाड़ जी थे, इतना याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब है लंदन गए अध्ययन हेतु, तो लंदन जो गए ये अध्ययन हेतु, स्टडी हेतु, तो ये गए थे उस टाइम पे फिर कोल्हापुर के जो थे शाहू जी महाराज, इनकी हेल्प से। तो यहाँ तो गए थे बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनकी हेल्प से, और लंदन गए थे जब, तो लंदन गए थे शाहू जी महाराज की हेल्प से। तो याद कैसे रखेंगे यहाँ पे कि लंदन गए शॉल लेके, ऐसे याद रखें। तो शॉल लेके क्या है, बाबा जी लंदन गए, तो शॉल से क्या हो गया, अपने शाहू जी महाराज हो गए, मतलब शाह से हो गए शाहू जी महाराज, याद रख लें। और लय से क्या याद रख लेंगे आप, लंदन रख लेंगे। और गया कौन था शॉल लेकर, तो बाबा भीमराव जी गए थे, तो बाबा जी याद रख लें, ऐसे याद रख लें। सम्मान के साथ इनको बोला जाना चाहिए, पर अभी आपको यहाँ पे ट्रिक बतानी है याद रखने के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसे याद रख रहे हैं कि बाबा जी जो थे अम्बेडकर जी, वो शॉल लेके लंदन गए, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट है 1916 में क्या हुआ, फिर इन्होंने PhD कर ली। अब 1916 में PhD कर ली, उसके बाद में 1927 में जल सत्याग्रह किया, कहाँ पे, कोलाबा जिले के महाड़ में, और यहाँ पे भी कहाँ, चौबदार तालाब पे कर लिया। फिर 1927 में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया। पूना पैक्ट में जो क्या किया, मतलब पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट हुआ 25 सितंबर को 1932 में। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पुणे की यरवदा जेल में। तो कहाँ हुआ था, पुणे की यरवदा जेल थी एक, उसमें, और ये भी कौन सी थी, सेंट्रल जेल थी, इसमें ये हुआ था पूना पैक्ट। और किस किस के बीच हुआ ये पूछ सकते हैं, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में ये हुआ था। और इनके बीच में मतलब 1927 और 32 के बीच में क्या हुआ, एक और घटना हुई थी 1930 में, जो कि क्या थी, यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश की थी क्या, डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। तो ये भी क्या है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1930 में। तो 1930 में ये एस्टेब्लिश कर दिया, और 1932 में क्या हो गया, पूना पैक्ट आ गया, जो कि गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ, यरवदा जेल में, पुणे में। फिर क्या हुआ, ये अपना ऊपर थोड़ा स्किप हो गया था, तो ये इसको आप इसके पहले लिख लें, क्या है, सॉरी इसके पहले लिखे 1927 के पहले। तो ये बात लिखे यहाँ पे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, इसको इन्होंने कब बनाया था, तो 20 जुलाई 1924 को बनाया। अब 24 के बाद में इन्होंने बनाई समता समाज 1927 में, और ये इसकी डेट थी 13 मार्च 1927 को समता सैनिक समाज बनाया इन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना दी कब, 20 जुलाई 1924 को। और इन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई कब, ये बनाई इन्होंने
1936 में, और ये भी 15 अगस्त के दिन। और फिर ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, इसी को क्या है 1942 में क्या है चेंज करके क्या नाम दे दिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ नाम दे दिया। तो ये सब बात यहाँ पे थी। तो 1942 तक बात यहाँ पे हो गई। और फिर 1947 के मंत्रिमंडल में, अब ये मंत्रिमंडल किसका था, तो ये मंत्रिमंडल था जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल था उसके ये कानून मंत्री भी रहे थे। और ये कब से कब तक रहे थे कानून मंत्री, तो ये बात भी लिख देती हूँ। तो ये रहे थे यहाँ पे 3 अगस्त 1947 से लेके 27 सितंबर 1951 तक। तो 9 अगस्त 1947 से लेकर के ये 27 सितंबर 1951 तक ये यहाँ पे मंत्रिमंडल के कानून मंत्री रहे। फिर 29 अगस्त 1947 को क्या है गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को क्या है इन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया। तो पहली बात तो बुद्ध धर्म, और कब किया, तो 1956 में किया और 14 अक्टूबर को किया। अब आगे बात करें तो फिर देखते हैं इनकी जो मृत्यु है दिसंबर 1956 में हो गई। समाधि स्थल इनका है चैत्य भूमि, दादर, मुंबई में। समाचार पत्रों की बात करें न्यूज़पेपर्स की, तो इनका न्यूज़पेपर आता है मूक नायक, जो कि मराठी भाषा में है, 1920 में लिखा है। बहिष्कृत भारत, ये 1927 में लिखा है, मराठी लैंग्वेज है इसकी। समता जो है एक पत्रिका है, और जनता है, और प्रबुद्ध भारत। तो ये सब ये इन्होंने क्या है न्यूज़पेपर्स पत्रिकाएँ लिखी। अब बात करते हैं पुस्तकों की, तो इनकी पुस्तक आती है एक तो रिडल्स इन हिंदुइज्म। क्या आती है, ब्लू पेन से लिखती हूँ, देखिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो एक बुक तो इन्होंने ये लिखी। फिर आती है प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज़, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल, हु वर दे, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये क्या थी इनकी आत्मकथा थी। रानाडे, गांधी जी एंड जिम्माल, कास्ट इन इंडिया, बुद्धाज एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन टू इंडिया, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेज। तो ये क्या है इनकी सारी बुक थी। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है जो अपने राइट मार्क्स लगे हुए हैं, ये पूछी भी गई है। तो याद रखें कि प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज़ मतलब जो पैसे की समस्या है उसके बारे में लिखा। हु वर द शूद्रास के बारे में लिखा, शूद्र कौन है ये लिखा इन्होंने। और रानाडे, गांधी जी और जिमाल जो है ये बुक भी इन्होंने लिखी। और इनकी आत्मकथा भी याद रख सकते हैं, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो इस तरह से आप ये सारी एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये भी याद रखें कि मूक नायक कब लिखा, मतलब कब आया, तो 1920 में आया। फिर इसके 7 साल बाद में बहिष्कृत भारत आया। तो ये याद रखना है, दोनों की लैंग्वेज मराठी थी। तो ये आपको याद करने में आसानी हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो अम्बेडकर जी को क्या है 1990 में मरणोपरांत क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दलितों के जो मंदिर थे उनमें प्रवेश के लिए नासिक में इन्होंने सत्याग्रह भी किया था। इन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही थी। अब हमने यहाँ पे इनकी थ्योरी पढ़ ली है। अब PYQ सेशन भी यहाँ पे हम इनका कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी से हुए पूना समझौता, पूना पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए। प्राध्यापक 2014 में पूछा है। तो गांधी जी तो यहाँ दिया ही है। तो गांधी जी के अलावा किए थे BR अम्बेडकर जी ने साइन। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थोड़ा बड़ा करती हूँ, आई होप आपको अब अच्छा दिख रहा हो। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मतलब अलग से जो इलेक्शन करवाने की व्यवस्था किसके लिए, दलितों के लिए, समाप्त कर दी गई। और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, मतलब रिजर्व की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो ये सब बात जो है पूना पैक्ट में की गई थी। तो क्या क्या बात की गई थी, एक तो अलग से इलेक्शन जो होते थे उसको बंद कर दिया, और दलित वर्गों की जो थी विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीटें, और दूसरा जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें 18% सीटें जो है रिजर्व कर दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं।
जो कि पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्ज़ाम में। तो इससे आपको पता चलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं जीके में। तो देखते हैं ध्यान से। BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो पढ़ते हैं ध्यान से। बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। दूसरा पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री बने, लेकिन वे लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहे। तो ये बात तो यहाँ पे सही है कि वे लंबे समय तक जो है इस पद पर नहीं रहे थे। अब बहुत लंबा समय भी नहीं कह सकते, लेकिन ये लगभग 3 साल तो रहे थे। 3 अगस्त 1947 से 27 सितंबर तक तो ये यहाँ पे रहे थे। तो ये बात जो है यहाँ पे क्या है, गलत हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक ये रहे थे। 3 साल लंबा समय हो जाता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। और ये भी यहाँ पे गलत है कि बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने जाने के बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और इन्होंने संविधान स्वतंत्र भारत के स्वरूप का प्रारूप तैयार किया। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो जो दोनों हैं अपने वो गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से पहला ऑप्शन अपना सही हो जाता है। तो अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में कितना डीपली जा कर के क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह के अगर एग्ज़ाम बड़ी होगी, अच्छी पोस्ट के लिए होगी, तो क्वेश्चन वो टफ ज़रूर बनाएगा। इसका पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? LDC में पूछा है 2024 में। तो ये सब तो आपको पता ही है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ये अपना सही हो जाएगा। अब जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भारतीय संविधान सभा के जनक है, प्रमुख वास्तुकार हैं। इनका जन्म दिवस है 14 अप्रैल को, जो क्या है हम अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। पुण्यतिथि है 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। इनके द्वारा स्थापित प्रमुख संगठन हैं ये, जो कि हमने देख ही लिए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 में, दलित वर्ग एसोसिएशन है अगस्त 1930 में, समता सैनिक संघ है 13 मार्च 1927 को, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है 20 जुलाई 1924 को, द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है 1942 को। तो ये जो है 4-5 ये आपको याद रखने हैं। तो क्रम से याद रखें। पहले नंबर पे तो आएगी क्या, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, फिर आ जाएगी समता सैनिक संघ 27 में, फिर आ जाएगा आपके दलित वर्ग संघ एसोसिएशन 1930 में। तो तीसरे नंबर पे फिर आएगी आपकी ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और लास्ट में आ जाएगी द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो इस तरह से क्रमवार लिख के आप इनको याद करें तो याद हो जाएंगे। अब लास्ट है ये, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी यहाँ पे हमने कहाँ देखा, ये देखा 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। तो 6 दिसंबर हो गया। ये पूछा है CET 2023 में। तो इस तरह से जो है आपके ये भीमराव अम्बेडकर जी के भी PYQ क्या है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हमें दो और पढ़नी है महान हस्तियाँ, जो कि हैं मौलाना आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलते हैं मौलाना आज़ाद के पास में, देखते हैं इनके बारे में इन्होंने क्या क्या किया था। सॉरी, इससे पहले ये अपने क्वेश्चन बच गए हैं, तो ये भी हम करते हैं यहाँ पे। अम्बेडकर जी के बारे में, दलित वर्ग संगठन स्थापित किया, तो किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। तो थर्ड सही हो जाता है यहाँ पे। ये CET 2024 में पूछा, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है 2024 में, सुमेलित करना है। तो अभी जो टेबल पढ़ी थी वो ज़रूर याद होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो क्या पढ़ा था कि जो है समता संघ, समाज समता संघ जो है, इसकी स्थापना की थी 1927 में। कब की थी? 1927 में की थी। इससे पहले हमने एक और देखा था 1924 में। 1924 में क्या किया था? 1924 में ये की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। तो ए में थर्ड हो गया। तो ए में थर्ड अपने को यहाँ नहीं दिया, यहाँ ए में 1 है, गलत है। ए में 4 है, ये भी गलत। ए में 2, तो ये भी गलत। ए में थर्ड ओनली यहाँ दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अब एक याद होगा तो अपने ये इस तरह से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो एक याद होते ही सही हो जाएगा। ज़्यादा घुमा देगा, 2 मैच कर देगा, तो फिर आपको परेशान होना पड़ सकता है, सारे याद होने पड़ेंगे।
तो 1927 में तो समाज समता संघ की स्थापना कर दी। फिर दलित वर्ग शिक्षा समिति जो है इसकी कब की थी, तो इसकी की थी, तो दलित वर्ग शिक्षा समिति ये इन्होंने की थी 1930 में। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन में क्या है, इन्होंने दिया है 1928। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की तो 1936 में की थी, तो ये इसका तो 4 हो जाएगा। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए था, 1928 की जगह 1930 होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे थोड़ा डाउट है, तो पता नहीं इसको आरपीएससी ने सही किया है गलत किया है। तो अभी तो हम क्या है इसको सही मान लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि ये 1930 होगा, दलित वर्ग एसोसिएशन। अब बात करते हैं, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि एसोसिएशन और शिक्षा समिति जो है ये अलग अलग टाइम पे की थी। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं इसका पता करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सही कथन का चुनाव करना है। पहला दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी प्रथा को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो यह क्या है अपने यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1927 में तो इन्होंने क्या किया था, मनुस्मृति को जलाया था। क्या किया था इन्होंने, मनुस्मृति को जलाया था सार्वजनिक रूप से। फिर सेकंड पढ़ते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयाँ और शिकायतों को उजागर करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने की 1924 में। तो ये बात तो जो है सही है, तो ये बात सही है, और ये बात भी सही है, ये गलत नहीं है। ये मैंने आपको अभी बताया था, मनुस्मृति भी इन्होंने 1927 में जलाई थी, और ये भी मैं आपको बताई थी कि महाड़ सत्याग्रह किया था, जो कि क्या था, जल सत्याग्रह के नाम से मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जल सत्याग्रह किया था इन्होंने 1927 में। कहाँ पे किया था, तो कोलाबा ज़िले के महाड़ में। तो कोलाबा के महाड़ में किया था, तो इस महाड़ शब्द से इन्होंने क्या है यहाँ पे इसको बना दिया महाड़ सत्याग्रह। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी यहाँ पे हो गई, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए क्या है अपने यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन बी राइट है। तो अब देखिए सीईटी जैसे एग्ज़ाम में भी ग्रेजुएशन वाले में ये है 2024 में ऐसा सवाल पूछा गया है, तो आपसे भी इसी लेवल के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखें और एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ये है क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया, तो ये मैं आपको बता ही चुकी थी, बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने। और कब अपनाया था, तो 14 अक्टूबर को 1956 में, तो ये अपनाया था। यहाँ दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है, कौन डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का संस्थापक है, ये पूछा है कॉलेज लेक्चरर 2021 में। तो ये कौन है, बी आर अम्बेडकर हैं। और ये इन्होंने कब की थी, कॉलेज मतलब डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन एस्टेब्लिश, तो ये की थी इन्होंने एस्टेब्लिश 1930 में। तो ये अभी हमने देखा था। अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, तो ऑप्शन तो अपना ही हो गया भीमराव अम्बेडकर सही। और यहाँ दिया है 1930 में बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड कॉलेज क्लासेज एसोसिएशन की एस्टेब्लिश की थी। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। तो ये बात सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा का निर्माता और जनक मतलब फादर कहा जाता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो ये बात कर ली। अब चलते हैं हम मौलाना आज़ाद के पास। पहले हम ये क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी करा देते हैं। अब चलते हैं इनके पास में, तो इनको भी कवर करते हैं जल्दी से।
तो देखते हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। इनका मतलब जो था समय वो रहा 1888 से लेके 1958 तक। जन्म उनका हुआ 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में मक्का में आता है अभी जो मक्का मदीना में, भारत से बाहर हुआ था। पिता के नाम था इनके मोहम्मद खैरुद्दीन, माता का नाम था आलिया, पत्नी का नाम था जुलेखा बेगम। और इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इनका पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद। तो ये मुहिउद्दीन अहमद आप याद रखें, अबुल कलाम गुलाम आपको याद रह जाएगा। मृत्यु जो है इनकी 1958 में हुई और 1903 में ये भारत आए और यहाँ पे कलकत्ता में आकर बस गए। मतलब इनका जन्म तो कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में मक्का में हुआ था, लेकिन ये 1903 में ही क्या है भारत आ गए थे मक्का छोड़ करके और कलकत्ता में आकर यहाँ पे बस गए थे। और ये गांधी जी के प्रबल समर्थक और अनुयायी यहाँ पे आके बन गए थे। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे आज़ादी से पूर्व। 1920 में अलीगढ़ में जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है उसकी इन्होंने क्या की स्थापना की। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी रहे। कौन से के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? तो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और ये स्वतंत्रता पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे। क्या रहे ये? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी ये रहे। तो ये आपको याद होगा। और कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1958 तक रहे, स्वतंत्रता के बाद में। इन्होंने वयस्क शिक्षा बोर्ड मतलब एडल्ट एजुकेशन बोर्ड की क्या की इन्होंने एस्टेब्लिश की। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको क्या सम्मानित किया गया। और नेहरू जी ने क्या है इनको मीर कारवा और गांधी जी ने इन्हें सीखने का सम्राट कहा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं बोलती हूँ, आप देखें, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहली पुस्तक है इनकी अल हिलाल। तो अल हिलाल जो है 1912 में लिखी और इसकी मतलब ये क्या था, एक समाचार पत्र था, उर्दू में था। और 1915 में जो है इसको क्या है बंद करना पड़ा। तो ये बंद कर दिया 1915 में। अब दूसरा आता है अल बिलाग। तो अल बिलाग है, ये भी क्या है इनका समाचार पत्र है। ये आया 1 साल बाद 1913 में। और ये जो था खिलाफत आंदोलन जो है इसको इस अखबार ने क्या है आगे बढ़ाया था। तो खिलाफत आंदोलन को यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया था। तो ये दोनों आरपीएससी के द्वारा पूछे भी जा चुके हैं, अभी हम देखेंगे। फिर इनका आता है एक दी कामरेड। दी कामरेड जो है ये क्या है, ये भी एक न्यूज़पेपर ही है। फिर आता है इनका नारंग ए आलम। तो नारंग ए आलम हो गया। और आता है गुब्बार ए खातिर। क्या आता है? गुब्बार ए खातिर, ये इनका आता है। नेक्स्ट आता है इंडिया विंस फ्रीडम। सॉरी, ये अखबार नहीं है, ये क्या है इनकी आत्मकथा है। ये क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंडिया विंस टू फ्रीडम। तो ये बात हो गई। फिर आता है एक तर्जमान उल कुरान। तो तर्जमान उल कुरान जो है वो क्या है, कुरान की एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है, कुरान की व्याख्या के लिए इन्होंने ये बात यहाँ पे मतलब लिखी थी। और एक लास्ट है दास्तान करबला। तो इस तरह से जो है इनकी पुस्तक और रचनाएं देखी गई है। फिर से बताती हूँ फटाफट से। अल हिलाल 1912 में उर्दू में लिखा, लेकिन 1915 में इसको बंद करना पड़ा। अल बिलाग 1913 में लिखा, जिसने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया। दी कामरेड, नारंग ए आलम, गुब्बार ए खातिर, ये सब इनके समाचार पत्र थे। इंडिया विंस टू फ्रीडम जो थी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी। तर्जमान उल कुरान जो है वो कुरान की एक्सप्लेनेशन थी। और लास्ट में है दास्तान करबला जो क्या थी इनकी पुस्तक थी। तो इस तरह से ये क्या है हमने बात कर ली इनकी। अब क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। तो ये है अपने पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ, बोरसद गांव में। पिता का नाम था झवेर भाई पटेल, माता का नाम था लाडबाई। मृत्यु इनकी हुई 15 दिसंबर 1950 को। उपाधियाँ मिली है इनको लौह पुरुष मतलब इंडियन आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार की भी मिली है, भारत का बिस्मार्क की भी इनको मिली है। सरदार की उपाधि जो है इनको बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो ये सब बात यहाँ पे हमने की। अब जो देखते हैं बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
1913 में वकील की उपाधि इन्होंने प्राप्त की इंग्लैंड के मिडल टेम्पल कॉलेज से। कहाँ से? इंग्लैंड के मिडल टेम्पल कॉलेज से इन्होंने वकील की उपाधि धारण कर ली 1913 में। 1918 में 5 साल बाद में मतलब क्या किया इन्होंने? खेड़ा सत्याग्रह से भारतीय राजनीति में क्या कर लिया? प्रवेश कर लिया। फिर 1924 से 28 के बीच में अहमदाबाद नगर निगम के ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे। फिर 1928 में क्या हुआ? बारदोली, जो बारदोली कहाँ पे है? गुजरात में है। वहाँ पे किसान सत्याग्रह किया और यहीं पे क्या है? महिलाओं ने इन्हें क्या दिया था? सत्याग्रह की उपाधि दी थी। फिर 1931 में क्या हुआ? कांग्रेस के कार्यकारिणी अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने। और इनका जो जन्म दिवस आता है ये 31 अक्टूबर। इसी दिन क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, मतलब नेशनल यूनिटी डे हम मनाते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1949 के बीच में ये यहाँ पे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे स्वतंत्र भारत के। बात करते हैं आगे। सरदार पटेल द्वारा कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पटेल जी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो कराची की गई। 1931 में ये हुआ था। भारत का एकीकरण करके इसे एक राष्ट्र का स्वरूप देने का श्रेय भी पटेल जी को ही जाता है। और सरदार पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा इन्होंने दिया था। कौन सा? अंग्रेजों एशिया छोड़ो, या भारत छोड़ो भी आ सकता है। फिर 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ? अंतरिम सरकार में सरदार पटेल के पास थे। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में थे। और 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ? गठित रियासती विभाग के अध्यक्ष ये रहे थे। और देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। हाल ही सरदार पटेल की 182 मीटर की जो ऊंची प्रतिमा है वो गुजरात में बनाई गई है, जो कि क्या है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका नाम क्या है? आप सभी जानते होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे लिखी हुई है 182 मीटर की है। और ये स्थित कहाँ पे है? तो गुजरात में है स्थित। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और एक और हम पढ़ते हैं, यूनिटी के अलावा, स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ये क्या है? दोगुनी ऊंचाई की है। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 93 मीटर है। अब 93 का आप अगर डबल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? तो ये आएगा आपके पास 186। तो यहाँ पे ये 182 मीटर की है, तो 4 मीटर में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है? इससे दोगुनी ऊंचाई की है। और 7 मंजिला ये इमारत, जितना ऊंचा चेहरा इनका है, 25,000 टन लोहा और 90,000 टन सीमेंट इसमें लग गया है प्रतिमा के निर्माण में। मूर्ति में क्या है? लिफ्ट भी लगी हुई है, जो कि 153 मीटर की ऊंचाई तक पर्यटक को ले जाएगी, जो कि पटेल जी के हृदय तक जा सकते हैं। एक बार में इसमें क्या है? लिफ्ट में 200 पर्यटक जा सकते हैं। यह प्रतिमा अहमदाबाद गुजरात में 200 किलोमीटर दूर, मतलब अहमदाबाद गुजरात से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के सरदार सरोवर डैम के निकट साधु आइसलैंड पर बनी हुई है। अब बारदोली सत्याग्रह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट घटना थी जो कि 1928 में हुई। बारडोली जो कि कहाँ पे आता है? आप सभी को पता है, गुजरात। अभी बताया मैंने। बारडोली के किसानों के लिए करों, मतलब टैक्स में अन्यायपूर्ण बर्ताव के कारण पटेल जी ने ये शुरू किया था। महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि इनको यहीं दी गई थी। और संविधान निर्मात्री सभा में महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष कौन कौन मतलब ये रहे थे? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के, अल्पसंख्यक उप समिति के, अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध यहाँ पे किया था इन्होंने इस समिति में। मूल अधिकार समिति में ये रहे। और परामर्श समिति मतलब एडवाइजरी कमेटी में भी ये रहे। तो इस तरह से हमने इनके बारे में बात कर ली। अब PYQ कर लेते हैं दोनों के, और इस टॉपिक को यहीं जल्दी से समाप्त करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन मौलाना आज़ाद का, जो कि है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मैंने आपको बार बार अभी बताया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे अपने मौलाना आज़ाद। तो ये अपना यहाँ पे सही है। बात करते हैं इनकी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनका जन्म मक्का में हुआ। वास्तविक नाम था महिउद्दीन अहमद। तो महिउद्दीन आ जाए तो भी ठीक है, और पूरा आ जाए अबुल कलाम गुलाम महिउद्दीन अहमद तो भी आप सही कर सकते हैं।
और इन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्र जो था अल हिलाल, बताया मैंने आपको 1912 में, कौन सी में, उर्दू में, आप बताइए ये आपको, ये क्या था, साप्ताहिक था, मतलब वीकली आता था समाचार पत्र। इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी आत्मकथा थी। गुब्बार खातिर मैंने आपको बता ही दिया है, जिसको गुब्बारे खातिर लिखा था, एक ही बात है। तहरी हाथ ए आज़ाद, ये भी इनका ही है। आदि जो थी पुस्तकों की इन्होंने रचना की। 1923 में दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। तो ये बात भी बताई थी आपको, कहाँ कहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। 1923 में दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन के रहे, और फिर इसके बाद में 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्यिक पत्रिका लिखी, लिसानुल सिदक। तो लिसानुल सिदक ये आप ऐड कर लें नोट्स में, इनकी साहित्यिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही कर दिया था, जिसमें आज़ाद शीर्षक से शायरी का एक कॉलम प्रकाशित किया जाता था, इसलिए इन्हें आज़ाद भी कहा जाता है, मतलब मौलाना आज़ाद इसलिए इन्हों कहा जाता है। इन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। सरकार ने पत्रिका को 1915 में जब्त कर लिया, मतलब बंद कर दिया था, और मौलाना द्वारा अल बालाग नामक पत्रिका का संपादन बाद में शुरू किया गया। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, कौन, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया, तो अल हिलाल का प्रकाशन किया किसने, मौलाना आज़ाद ने। और कब किया, तो 1912 में। तो इस तरह से क्या है, ये हमने इनके क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी क्वेश्चन, जो कि है पहला अपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मतलब गलत वाला ढूंढना है। प्राध्यापक में पूछा है 2024 में। तो पढ़ते हैं एक एक करके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा और विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। तो गलत वाला बताना है, तो ये बात तो सही है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने का सहयोग किया और सभी रियासतों को स्वीकार था। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये संवैधानिक सलाहकार ये यहाँ पे नहीं थे, तो यही बात जो गलत है, यही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार के ये उप प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल थे ये। और कब थे, उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी रहे थे ये। कब से कब तक, 1947 से 1949 के बीच में। तो ये बात हमने कर ली थी। और विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में भी इन्होंने हेल्प की थी। तो अब इनके लिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है यहाँ पे। प्रसिद्ध गुजराती बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को कहाँ पे हुआ, नाडियाद गुजरात में झावेर भाई पटेल उनके पिता का नाम है के घर में हुआ। भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है। और क्या बताया था आपको, भारत के बिस्मार्क के अलावा सरदार और आयरन मैन। तो सरदार, आयरन मैन और भारत में बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में हिस्सा लेकर भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1928 में पटेल जी ने क्या किया, बारदौली तालुका गुजरात में किसानों के आंदोलन बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इसी समय बारदौली की औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री 1947 से 49 तक बने। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों राज्यों को भारत में मिलाना था। और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना पटेल की अध्यक्षता में की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, विलय पत्र के माध्यम से ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना था। भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए क्या है, इनको भारत का लौह पुरुष मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित, बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था, तो कारण था क्या, बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध करना। ये पूछा है स्कूल लेक्चर 2016 में, तो फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह हमने अलग से भी देख लिया था, जिसमें क्या पढ़ा था, अंग्रेज़ों ने 1928 में बारदौली गुजरात में किसानों के लिए लगान में क्या किया, 20 से 25% का टैक्स बढ़ा दिया। इसके विरोध में क्या है, किसानों द्वारा सत्याग्रह किया गया। 12 फरवरी 1928 को सूरत में बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो अभी देखा हमने कौन था इसका नेता। तो इसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो थर्ड सही हो जाएगा। प्राध्यापक में 2022 में पूछा है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आपकी किस्मत हो वैसा ही पेपर आएगा। आप तैयारी करें अच्छे लेवल की, क्योंकि अभी आरपीएससी बहुत ही अच्छे पेपर बना रही है। आपने सारे पेपर देखे होंगे। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का भी देख लिया होगा, ईओआरओ का देख लिया होगा, आरएस का देख लिया होगा। तो आपको पता चल रहा होगा जीके का पेपर अपना कैसा आने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन भी ना लें, बस अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें, और जितना हो सके तो आप ऑथेंटिक जो मैटर है उसी पे भरोसा करें। कोई गाइड वाइड के चक्कर में यहाँ पे नहीं पड़े ज़्यादा। दिशा की बुक आप ले सकते हैं, इसमें बहुत ही कम गलतियाँ हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं चाहें तो। सरदार वल्लभ पटेल जो हैं उनको किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये करनी पड़ी हैदराबाद के लिए। प्राध्यापक में पूछा है 2022 में। तो इसको ऐड कर लेना नोट्स में। तो ये व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य का पुलिस कार्रवाई के तहत नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया था। क्या किया गया था? भारत संघ में विलय किया गया था, जिसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो और देश के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन कैटरपिलर, और सरदार पटेल ने क्या है इसे पुलिस एक्शन कहा। तो यहाँ पे देखते हैं दोबारा से। आर्मी ने तो क्या कहा? ऑपरेशन पोलो। देश के कुछ हिस्सों में ऑपरेशन कैटरपिलर कहा। और सरदार पटेल जो थे इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा पुलिस एक्शन। तो ये आप याद रखें। और नवंबर 1948 में ये विलय किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। सेट के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा है। तो हैदराबाद में ये चला था अभियान, इसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया था। किसने दिया था? आर्मी ने। तो किसने दिया था? आर्मी ने ये नाम यहाँ पे इनको दिया था ऑपरेशन पोलो का। तो इस तरह से क्या है ये सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आपकी 6 थ्योरी क्लासेज अभी तक हो चुकी है, जिसमें हमने बहुत सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। तो आपको जो सारी वीडियो मिली है वो अब तक पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ है तो एक बार और वीडियो देख लें, चाहे से 2x पे ही देख लें, ताकि आपका क्या है रिवीजन हो जाए एक बार। और आगे हम क्या करने वाले हैं, अपने जो बच्चे हैं अभी कौन, धार्मिक और सामाजिक वाले, और अपने बच्चे हैं गांधी जी। तो इनके बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और शेड्यूल डला ही हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर आपको वीडियोस मिल रही हैं। तो आपकी पढ़ाई में कोई भी यहाँ पे वो नहीं किया जा रहा है क्या, कंजूसी। तो आप भी क्या है लाइक शेयर में कंजूसी ना करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चले, इसकी भी मैं आपसे आशा करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।